हेलो फ्यूचर आइडियंस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर के अंदर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, टारगेट आईआईटी सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम आईआईटी जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज करवाते हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि आपके आने वाले जेईई एडवांस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है शुद्धिकरण, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको प्योरीफाई कैसे करते हैं, और उनका गुणात्मक विश्लेषण और उनका मात्रात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण का मतलब ये होता है कि उनमें कौन से तत्व प्रेजेंट है वो पता कैसे लगाते हैं, और मात्रात्मक विश्लेषण का मतलब ये होता है कि कैसे उसमें प्रेजेंट तत्वों की मात्रा ज्ञात की जाती है, मात्रा का आकलन कैसे करते हैं, वो चीज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टॉपिक्स टू बी कवर्ड के अंदर हम प्योरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और खासतौर पर ज्यादातर क्वेश्चन जो है मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण के होने वाले इसके अंदर। चलो भाई आओ, पहला सवाल फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा बेटा ये वाला, और फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया कि क्यू नाम का एक कंपाउंड है। क्यू नाम का एक कंपाउंड है बच्चों। उस क्यू नाम की कंपाउंड की रिएक्शन PHSNA, यानी कि ये आपका सोडियम क्या है, थायोफिनॉक्साइड के साथ में अभिक्रिया से एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है, जो Na2O के साथ उपचारित करने के तत्पश्चात BaCl2 मिलाने पर धनात्मक कैरियस परीक्षण देता है। क्यू के लिए सही विकल्प क्या है? देखो, पहली बात तो ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर Na2O2 होना चाहिए, क्योंकि ये कैरियस मेथड के अंदर जो है सल्फर वाली जो मेथड होती है उसके अंदर जो है Na2O की बजाय Na2O2 यानी सोडियम परऑक्साइड यूज करते हैं। देखो, कहना ये चाह रहा आपसे ये बेसिकली कि क्यू नाम का एक कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन PHSNA के साथ करवाई गई है, तो एक कंपाउंड बना है, उत्पाद बना है। उस उत्पाद की रिएक्शन Na2O, उस उत्पाद की रिएक्शन बच्चों Na2O2 के साथ में करवाने के बाद में इन्होंने करवाई है बेरियम क्लोराइड के साथ में, BeCl2 के साथ में। तो जो कंपाउंड मिला है, मतलब ये जो कंपाउंड है ये इनके साथ में धनात्मक कैरियस परीक्षण देता है। धनात्मक कैरियस परीक्षण का ये मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो है उत्पाद बनेगा वो सल्फर के होने की पुष्टि करता है। देखो, कैरियस उत्पाद, कैरियस वैसे सल्फर के लिए भी होती है, हेलोजन के लिए भी होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली बात है सल्फर को लेकर ये संकेत दे रहे होंगे। तो बेटा यहाँ पर जो है, जो सल्फर की कैरियस मेथड होती है सल्फर के डिटेक्शन के लिए, उसमें बेरियम सल्फेट की पीपीटी बनती है। बेरियम सल्फेट की पीपीटी बनती है। तो आपसे खैर ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा कि जो क्यू है, यहां पर क्यू, ये कौन सा वाला कंपाउंड हो सकता है। तो भाई देखो, ये सब फालतू की बातें करी इन्होंने, बस आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है इनमें से जो PHSNA के साथ में रिएक्शन कर सकता है, दैट्स इट। इतना ही पूछा आपसे, ठीक है। अब देखो, PHSNA के अंदर देखो Na प्लस होता है और PHS माइनस होता है, यानी ये नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल है। और आप तो जानते हैं कि नाभिक स्नेही जो होता है ये हैलोजन को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है। तो आपको हैलोजन को प्रतिस्थापित करके ये वाला ग्रुप लगाना है। तो पहले वाले कंपाउंड में आते हैं। यहाँ पे देखो फ्लोरीन लगा हुआ, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हैलोजन लगा होता है तो उसको प्रतिस्थापित करना बहुत मुश्किल काम होता है। वो तभी हो पाता है जब उस हैलोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे या ऑर्थो पैरा दोनों के ऊपर कोई नाइट्रो ग्रुप या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हो, तभी हैलोजन को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो जी हाँ, इस हैलोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगा हुआ है, यानी इस फ्लोरीन को आप जो है इससे प्रतिस्थापित कर सकते हो। अर्थात इसकी रिएक्शन जब आप PHSNA से कराओगे तो बच्चों ये जो S माइनस वाला, PHS माइनस वाला है, ये इस पे अटैक करके इस फ्लोराइड को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा और आपका उत्पाद बन जाएगा ये वाला। यहाँ NO2 ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर भी NO2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा SPH। अब देखो, ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब सल्फर प्रेजेंट होता है तो उसकी रिएक्शन Na2O2 और बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट की पीपीटी बन जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ सल्फर प्रेजेंट है, ये वाला जो है धनात्मक कैरियस परीक्षण देगा, यानी एक तो ऑप्शन ये वाला हो गया। देखो, चूंकि मल्टीपल करेक्ट है, यानी इसमें एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, तो हम और भी देख लेते हैं। इधर आओ, सेकंड ऑप्शन के ऊपर, क्या बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए इस हैलोजन को आप जो है ये PHS माइनस से प्रतिस्थापित कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला था
कि बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए हेलोजन को तभी आप नाभिक शनि से प्रतिस्थापित कर सकते हो जब उस हेलोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर कोई खतरनाक वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, जैसे कि NO2, जैसे कि CHO, जैसे कि CN वगैरह। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ NO2 लगे तो हुए हैं पर मेटा पे लगे हुए हैं। मेटा पे लगा हुआ NO2 इस आयोडीन की रिएक्टिविटी में, क्रियाशीलता में कोई योगदान नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होने वाली है बेटा, रिएक्शन होगी नहीं तो सल्फर वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं तो फिर आगे बात करनी ही नहीं अपने को। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, अगर ये NO2 ग्रुप ना भी हो या मेटा भी हो तब भी रिएक्शन हो जाती है यदि तापमान जो है 600 केल्विन से ऊपर लिया गया हो तब। यहाँ तो कोई तापमान वापन तो लिया नहीं है, इसका मतलब कि रिएक्शन तो तभी होगी जब इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, जो कि नहीं लगा हुआ है। दैट्स इट, नहीं रिएक्शन होगी। इसमें भी रिएक्शन बेटा नहीं होगी। ब्रोमीन को आप प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके मेटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है NO2, ये तो खैर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी यहाँ पर भी अभिक्रिया कोई चांस नहीं है। इधर देखो, यहां पर क्लोरीन जो है ये तो आपका है ही नहीं उसके ऊपर, रिंग के ऊपर, तो इसको तो आराम से ही जो है PHSN- जो है ये SN2 रिएक्शन से इसको प्रतिस्थापित कर देगा, यहां अटैक करके Cl को हटा देगा। वो तो रिंग के ऊपर कंडीशन होती है कि रिंग के ऊपर लगा हो तो उसके ऑर्थो पैरा पे होना चाहिए, ये तो रिंग के ऊपर नहीं है, रिंग के बाहर वाले कार्बन के ऊपर है, तो ये तो वैसे SN2 SN1 आराम से दे सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। तो वो तो रिंग वाले में क्या होता है ना, बेंजीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते तो उसके लिए थोड़ी कंडीशन लगानी पड़ती है क्योंकि वहां पे रिएक्शन डिफिकल्ट होती है। ये अपना रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करने के बाद में ये जो बाकी वाले ग्रुप है NO2 वगैरह या जो SMe वगैरह ग्रुप है ये तो ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पर जो है आपका SPH आ जाएगा। तो अपने को दो रिएक्शन ऐसी है, मतलब पहली वाली और डी वाली जिसमें अभिक्रिया हो रही है और उत्पाद के अंदर जो है सल्फर प्रेजेंट है और उत्पाद कार्बनिक यौगिक पी है, तो आपका आंसर हो जाएगा A और D। ठीक, आगे आ जाओ। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें, विचार करो पहले इसके ऊपर तुम, विचार करने के बाद में बताओ कि कैरियस विधि का उपयोग करके 1 ग्राम R में ब्रोमीन का आकलन करने पर निर्मित AgBr की मात्रा कितनी है। देखो एक कंपाउंड दिया गया ये वाला, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, इसके नीचे Br लगा हुआ, ऊपर OH लगा हुआ, इसकी अभिक्रिया रेड फास्फोरस और Br2 के साथ करवाई गई है। याद रहे लाल फास्फोरस और Br2 जो होते हैं उनकी आपस में स्वयं अभिक्रिया होके PbR3 बनता है, और PbR3 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकमात्र काम क्या होता है बच्चों, OH को हटाकर वहां पर Br लगाना। तो ये जो PbR3 होगा इस OH को हटा के यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म से Br लगा देगा, तो उत्पाद जो बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ तो Br पहले से था ही खैर, तो ये अपना उत्पाद बन जाएगा। इस उत्पाद को इन्होंने R बोला है, सवाल में क्या बोला कि उत्पाद जो है वो R है, ये R आपका उत्पाद है। ठीक है, एक काम करें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पूरे के अंदर 6 और 1 7 कार्बन है और इसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या देखें तो बेटा 4 यहाँ पर 2 6 हाइड्रोजन है और 2 Br है, तो C7H6Br2 ये इसका अणुसूत्र हो गया। अब क्या बोला कि कैरियस विधि का उपयोग करके 1 ग्राम R, तो आपको बोला कि ये 1 ग्राम अगर R ले ले, हम 1 ग्राम R ले ले, है ना, ये वाला कंपाउंड को हमने 1 ग्राम लिया और कैरियस विधि का उपयोग करके इसका ब्रोमीन का आकलन करने पर निर्मित, देखो जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ में करवाएंगे, जो कैरियस मेथड होता है बेटा उसमें बहुत सारी अभिक्रिया होती है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होती है, उसमें अल्टीमेटली ये होता है कि जो हेलोजन होता है, जितना हेलोजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो सारा का सारा हेलोजन जो है AgBr में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे अंतिम उत्पाद के रूप में आपको AgBr मिलेगा। ठीक है, AgBr की पीपीटी बन जाएंगी, सारा का सारा हेलोजन जो है मात्रात्मक रूप से ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मात्रात्मक रूप जब भी शब्द आता है, मात्रात्मक रूप उसका मतलब कंप्लीटली सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा, क्वांटिटेटिवली कन्वर्ट हो जाएगा वो, ये पूरा कंपाउंड जो है इसमें जितना भी ब्रोमीन है वो मात्रात्मक रूप से AgBr में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसा कैरियस मेथड में होता है। अब आपसे सवाल पता क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि जो AgBr बनेगा इसका द्रव्यमान कितना होगा, इसका द्रव्यमान कितना होगा, कितने द्रव्यमान, ये 1 ग्राम लिया है तो पूछा 1 ग्राम से AgBr कितना बनेगा। तो भैया देखो, ब्रोमीन का आकलन करना हो, क्लोरीन का आकलन करना हो, फास्फोरस का आकलन करना हो, आकलन करने वाले जो है मैंने आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर पढ़ाया था मेरी क्लास के अंदर, और मैंने बहुत जुगाड़ बताया था वहां पे, मैंने कहा इस जुगाड़ से बाहर जेईई मेंस में एडवांस में क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। वो फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको किस तरह से निकालना होता है। तो फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला बेटा ये था कि आप परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालोगे, ब्रोमीन की परसेंटेज निकालनी होती है। वैसे फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन के लिए है कि इस कंपाउंड में ब्रोमीन का परसेंटेज कितना है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका है उसमें ब्रोमीन का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन बराबर ब्रोमीन का वेट, ब्रोमीन का वेट कितना होता है बेटा 80 होता है, बटा AgBr का वेट, AgBr का वेट 188 होता है, ठीक है, गुणा वेट ऑफ एस्ट्रीमेटिक कंपाउंड जो AgBr है उसका वेट और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका वेट। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, गुणा में 100 करना था।
अब आपको सवाल में पता क्या पूछा है इसमें, ये तो फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये कैसे आया, ये बड़ी लंबी मेथड होती है, बट कैसे आया उस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो अल्टीमेट फॉर्मूला होता है उस पर सवाल आते हैं इसके अंदर से। तो आपसे ये पूछा गया है, ये आपको निकालना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे रखा है बेटा 1 ग्राम, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, क्या तुम बता सकते हो इसमें ब्रोमीन का परसेंटेज कितना है? बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। इसका तुम द्रव्यमान निकालोगे बेटा, इसके जब सारे परमाणुओं का तुम द्रव्यमान करोगे तो ये 250 ग्राम इसका द्रव्यमान आएगा। अब 250 ग्राम इसका मोलर वेट है, उसमें से 2 एटम ब्रोमीन के हैं, तो ब्रोमीन के एक एटम का वेट कितना होता है? 80 होता है, तो 2 का हो जाएगा 160। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, ये ब्रोमीन का भाग कितना है बेटा 160, टोटल इसका वेट कितना कंपाउंड का 250। भाई ऐसे तो परसेंटेज निकालते हो, आपको ब्रोमीन का परसेंटेज निकालना है तो तुम पहले इसका पूरे का मास निकाल के ऊपर ब्रोमीन का मास करोगे, यही तो करते हैं, ये तो सिंपल मैथ्स है। गुणे में क्या करते हैं बेटा 100 करते हैं, बराबर 80, 188, और वेट ऑफ एजीबीआर अपने को निकालना है, सवाल के अंदर पूछा गया है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 1 ग्राम दिया गया है, गुणे में 100 कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे बच्चों, इसको आप जब पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा समथिंग अराउंड 1.5 ग्राम, है ना? अरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व तो करनी है आपको, मैंने सब कुछ देख लिख के रख दिया यहाँ पर ये 160, 250, 80, 188 WAGBR और एक, तो आपको WAGBR निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके गणितीय रूप से सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 1.5 ग्राम आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन वाला कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन तुम कर देना, तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ी नहीं सीखनी, तुम्हें तो केमिस्ट्री सीखनी है, कैलकुलेशन तो तुम्हें मेरे से बेहतर आती होगी। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है 1.5। आगे आ जाओ। x ग्राम टिन की HCl के साथ अभिक्रिया मात्रात्मक रूप से एक लवण बनाती है। HCl की आवश्यक मात्रा की उपस्थिति में इस लवण की संपूर्ण मात्रा y ग्राम नाइट्रोबेंजीन के साथ अभिक्रिया करने पर 1.29 ग्राम कार्बनिक लवण मात्रात्मक रूप से बनता है। तो आपसे पूछा इसमें x का मान कितना है, और अगले वाले में पूछा y का मान कितना है। x और y का मान पूछा, न्यूमेरिकल या इंटीजर टाइप का सवाल है, 2021 में एडवांस में पूछा गया था। ठीक है, तो इसे सवाल करने के लिए आपको केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया आनी चाहिए, थोड़ी बहुत मोल कंसेप्ट आना चाहिए, स्टोइकियोमेट्री आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते जरा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टिन है, कितने ग्राम है, x ग्राम है, उसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई तो एक लवण बनता है। कौन सा लवण बनता है? दुनिया जानते कि टिन की और HCl की अभिक्रिया से SnCl2 बनता है, साथ में H2 गैस निकलती है। अब आप कहेंगे सर हमें तो ये पता ही नहीं था। तो भाई 10th क्लास में नहीं पढ़ा था धातुओं की अभिक्रिया अम्लों के साथ में, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके H को प्रतिस्थापित कर लेते हैं H2 के रूप में और लवण का निर्माण करते हैं, 10th क्लास की रिएक्शन है। यहाँ पर SnCl2 बन गया और H2 बन गया। फिर इसने ये बोला है अगर इसको बैलेंस करना चाहिए अपन तो बैलेंस भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, Sn x ग्राम है और यहाँ पर देखो 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गया। रिएक्शनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री जब आप लगाते हो, जब आप रस समीकरण मिति लगाते हो तो आपको अभिक्रियाओं को बैलेंस करना आना चाहिए। हाँ, अगर आप POAC से करते हो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कन्वर्जन, तो बिना रिएक्शन को बैलेंस करे भी आप गणनाएं कर सकते हो, द्रव्यमान निकालना, आयतन निकालना, वो सब कर सकते हो, वो सब मोल में सीखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, अभी तो हम ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इसको। ये हो गया। फिर क्या बोला इसने, ये पहली वाली बात यहां तक पूरी होगी, ये देखो यहां तक बात पूरी कर ली हमने। फिर कह रहा कि HCl की आवश्यक मात्रा की उपस्थिति में इस लवण की, यानी इस लवण की बात करें, ये जो SnCl2 वाला लवण है, ये लवण जो है HCl की आवश्यक मात्रा की उपस्थिति में ये y ग्राम नाइट्रोबेंजीन के साथ अभिक्रिया करके 1.29 ग्राम कार्बनिक लवण बनाता है। तो भैया ये कह रहा है कि इसकी अभिक्रिया करवानी है आपको नाइट्रोबेंजीन के साथ में। तो साहब ये रहा नाइट्रोबेंजीन और ये रहा SnCl2। ठीक है, HCl की आवश्यक मात्रा में, मतलब HCl यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में लिया गया होगा, तो इनकी अभिक्रिया से क्या बनता है, एक कार्बनिक लवण बनता है। अब देखो आप बताओ मुझे कि इन दोनों की अभिक्रिया से कौन सा वाला, इन तीनों की अभिक्रिया से कौन सा वाला लवण बनने वाला है? बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बनता है एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड बनता है NH3 प्लस और Cl-, ये बन जाता है। ठीक है, यहां पर एनिलीनियम क्लोराइड बनता और साथ में जो है यहां पे बेटा SnCl4 बन जाता है। अब इसको तुम बैलेंस करोगे तो यहां पर 2 क्लोरीन है और एक ये 3 क्लोरीन है और वहां पे अपने पास 5 क्लोरीन है। इसको अगर आप बैलेंस करेंगे बेटा तो यहां पे अगर आप 3 लगाएंगे, 4 और 1 5, और यहां पे 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, एक N,
क्लोरीन 5, ठीक। और इधर इधर बन जाएगा हमारे पास में 4, और यहां पर हो जाएगा 3 और 2 6, 6.7, यहां 4 है, 4 और 5, इसको बैलेंस करके देखते हैं एक बार। देखो यहां पर आपके पास में 3 दूनी 6 और 1 7 Cl है, यहां पर आपके पास में 1 यहां पर और 4 यहाँ 5 है। काम करते हैं, इधर 3 टिन है, मैं इधर भी 3 लगा लेता हूँ, 3 लगा लेता हूँ। तो 3 चौक 12 और 1 13 हो गया। इधर कितने हो गए, 3 दूनी 6 1 7 हो गया। तो मैं इसमें 6 Cl कर लेता हूँ। 6 Cl करूंगा तो बेटा आपके पास में टिन और Cl तो हो जाएंगे बैलेंस, लेकिन H अभी भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर H कितना है हमारे पास में 3 है, और यहाँ पर जो H है 6 नहीं करेंगे 7 करेंगे, तब जाके बैलेंस होगा ये, ठीक है। क्योंकि 7 Cl यहां से और 6 यहां, 7 और 6 13 है, और 13 यहां पर Cl है। अब देखो 7 HCl मैंने लिखा बेटा, तो यहां पर 7 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ 3 ही है, यानी कि अभी भी 4 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं। तो यहां पर 4 हाइड्रोजन के लिए अपन कर लेते हैं 2H2, ठीक है। अब सब कुछ बैलेंस हो गया। बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अगर बैलेंस नहीं करोगे तो रिएक्शन आपकी बनेगी नहीं, मतलब उसका आंसर नहीं आएगा। अब आपसे सवाल में पूछा गया है कि ये वाई ग्राम, जो देखो एक्स का मान पूछा आपसे, एक्स है क्या यहां पर, देखो बेसिकली एक्स कौन सा है, टिन की अमाउंट है। तो टिन की अमाउंट एक्स है और इसकी अमाउंट वाई है, ये आपसे पूछा गया है। आपको एक्स और वाई निकालना है। यहां तो एक्स पूछा गया है और अगले वाले पेज में इन्होंने वाई पूछा है, तो एक्स और वाई अपने को निकालना है। तो बहुत आसान है बेटा, कैसे निकालेंगे, इधर देखो सिंपल तरीका है। आप मुझे बताओ, मुझे अगर टिन के मोल निकालने हैं तो हम ऐसा करेंगे कि जो टिन के मोल होंगे NSN, मतलब टिन के मोल है, वो क्या होगा, टिन का द्रव्यमान मान लो एक्स है, तो किसी का मोल निकालना तो क्या करते हैं अपन, दिया गया द्रव्यमान अपन मोल द्रव्यमान करते हैं। तो टिन का द्रव्यमान अपने को x दिया गया है, तो x रख दिया मैंने, और टिन का द्रव्यमान अणुभार जो है या मोल द्रव्यमान है टिन का, वो कितना दे रखा सवाल के अंदर, 119। तो ये टिन के मोल आ गए x बटे 119, ठीक है, टिन के मोल आ गए। और मुझे नाइट्रोबेंजीन के मोल निकालने हैं। तो भाई देखो ऐसा है कि अगर टिन के 3 मोल होते हैं तो नाइट्रोबेंजीन का 1 मोल होता है। देखो 1:3 में रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगर टिन का इतने मोल है तो नाइट्रोबेंजीन के कितने मोल होंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर इसके 3 मोल होते तो उसका 1 मोल होता है। तो अगर बेटा इसके 10 मोल होते तो उसका 10/3 हो जाएगा। इसके अगर 100 मोल होते हैं तो उसका 100/3 हो जाएगा। तो अगर टिन के इतने मोल है तो नाइट्रोबेंजीन के उसके बट्टे में 1/3 हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा गुणे में। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन को अपन ऐसे लिख लेते हैं यहां पर PHNO2, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन के मोल कितने होंगे, जितने टिन के मोल है उसका 1/3 हो जाएगा गुणे में, ठीक है, गुणा 1/3, ये हो गया। अब देखो मेरी बात सुनो, ये आपको x 1/19 x 1/19, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 357 हो जाएगा, ठीक है, 357 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास में आगे क्या करेंगे, इसी तरह से इन्होंने क्या बोला है यहां पर कि ये जो एनिलीनियम क्लोराइड है, इसका नाम होता है एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड, इसका इन्होंने बोला है कि 1.29 ग्राम बनेगा, 1.29 ग्राम बनेगा, ये बोला गया है। एक काम करते हैं, इसके भी मोल निकाल लेते हैं। तो बेटा इसका अगर 1 मोल है, इसका 3 मोल है, तो इसका भी 1 मोल है बैलेंस रिएक्शन के अंदर। तो जितने मोल नाइट्रोबेंजीन के हैं उतने मोल इसके भी हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि जो एनिलीनियम क्लोराइड है, एनिलीनियम क्लोराइड है, उसके मोल भी हमारे पास में हो गए हैं इतने x/357। ये तो सवाल के अंदर हम लोगों ने स्टोइकोमेट्री से निकाला है। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ दे भी तो रखा है। क्या दे रखा आपको ये दिया गया है कि ये है ना, ये वाला बेटा, ये आपके पास में जो है 129 ग्राम है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो एक हमारे पास में क्वेश्चन ये वाली आ गई, मान लो इसको मान लिया हमने, ये वाली जगह नहीं है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन वाली रिएक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं यहां पर। देखो टिन के मोल यहां से आ गए इतने, और नाइट्रोबेंजीन के मोल आ गए यहां से इतने आ गए। अब देखो सवाल में कहा गया कि नाइट्रोबेंजीन के जो है वाई ग्राम है, तो मैं अगर नाइट्रोबेंजीन के मोल वाई ग्राम से मोल निकालूं बेटा, एक तरीका और है हमारे पास में कि अगर मुझे नाइट्रोबेंजीन के मोल निकालने यूं
PHNO2 जो सवाल में इंफॉर्मेशन दी उससे। तो बेटा यहाँ पर इसका वाई ग्राम कहा गया, देखो यहाँ पे वाई ग्राम कहा गया, तो मैंने इसके वाई रख के और नाइट्रोबेंजीन का द्रव्यमान है वो मैंने नीचे रख लिया। नाइट्रोबेंजीन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अगर आप नाइट्रोबेंजीन का द्रव्यमान निकालेंगे, ये इसका फॉर्मूला बनेगा क्या हमारे पास में, C6H5NO2। अब 12 छिक्के 72 और ये 5 77 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 16 32, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 77 77 प्लस आपके पास में 14 77 और ये आपका 87 87 प्लस 4 91 91 प्लस 32 21393 123 हो जाएगा इसका। तो मैंने रख दिया यहाँ पर 123। तो देखो नाइट्रोबेंजीन के मोल एक बार तो आ रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन से हमें इतने आ रहे हैं x/357 और एक इंफॉर्मेशन से आ रहे हैं y/123। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी नाइट्रोबेंजीन के मोल है, ये भी नाइट्रोबेंजीन के मोल है। ये वाले मोल तो हमने स्टोइकोमेट्री से निकाले बेटा, ये वाले आंकड़े, और ये जो आंकड़ा निकाला है y/123 ये जो क्वेश्चन के अंदर गिवन अमाउंट है उससे निकाला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x/357 इज इक्वल टू y/123। इक्वेशन एक ये बन गई, एक इक्वेशन तो ये बन गई। एक इक्वेशन और बनाएंगे, ये जो अपना एनिलीनियम क्लोराइड है बेटा उसके मोल कितने हमारे पास में x/357 है, लेकिन सवाल में क्या दे रखा है कि एनिलीनियम क्लोराइड की जो द्रव्यमान बना है वो कितना 1.29 ग्राम बना है। तो हम इसका एनिलीनियम क्लोराइड का देखेंगे, निकालेंगे अगर यहां से कि मोल ऑफ एनिलीनियम क्लोराइड, मोल ऑफ एनिलीनियम क्लोराइड, तो बेटा इसका जो द्रव्यमान है वो 1.29 ग्राम है और इसका जो वेट होता है बेटा, इसका जो वेट होता है किसका, एनिलीनियम क्लोराइड का, अगर तुम इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे मोलर वेट, तो मोलर वेट इसका आएगा 129। तो हम जो है इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी एनिलीनियम क्लोराइड के मोल है और ये भी एनिलीनियम क्लोराइड के मोल है। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन तो एक तो ये आएगी थी पहले, एक ये आ जाएगी और x/357 इज इक्वल टू 129/1.29 इक्वेशन 2 आ गई। तो हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं। दो समीकरण कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया है x/357 इज इक्वल टू y/120, कितना था 123 एक इक्वेशन। दूसरी x/357 इज इक्वल टू 1.29/129, ये दो आ गई। अब आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो भाई आगे तो मैथ्स है, दो अननोन है और दो ही समीकरण है, तो 10th क्लास में हमारे पास में इनको सॉल्व करने के तरीके हुआ करते हैं, उस अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे बेटा तो एग्जैक्टली आंसर जो आएगा, आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास में, एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3.57 और y की वैल्यू आ जाएगी 1.23, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यही सवाल में पूछा है x और y, सवाल में x और y पूछा है, ठीक है। तो कुल मिला के इस सवाल में हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ी और दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी पड़ी, ये इसका पैटर्न रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके पास 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल और 4 अमीनो बेंजोइक अम्ल युक्त इथेनॉलिन है। समझाइए आप इन दोनों को अधिकतम 3 चरणों में कैसे पृथक करेंगे। 3 चरण की जरूरत नहीं है, एक चरण में पृथक हो जाएंगे। सवाल में क्या बोला आपको, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये होता है 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है 4 पे लगा हुआ हाइड्रोक्सी, और एक है 4 अमीनो बेंजोइक एसिड। ये दोनों आपने मिक्स कर रखे कंटेनर के अंदर, आपको इनको पृथक करना है। तो भाई देखो इसके अंदर तो मुझे कोई बेसिक ग्रुप नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर देखो एन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन जो है बेटा उदासीन जब रूप में होता है तो उसके बेसिक होने की या क्षार की तरह कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। ऑक्सीजन की ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये वाला कंपाउंड बेटा बेस है, क्षारीय कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड बेस नहीं है। तो एक काम करते हैं, बेस होगा तो एसिड के साथ में रिएक्शन कर जाएगा, तो मैं इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराऊंगा HCl के साथ में तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, जबकि मैं इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराऊंगा तो आपको तो पता है कि ये लोन पेयर यहाँ पे H+ को एक्सेप्ट करेगी और यहाँ पर ऐसा कुछ सॉल्ट बन जाएगा COOH और NH3 प्लस Cl माइनस। ये जो एरोमेटिक सॉल्ट होते हैं बेटा ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, तो पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल रहेगा, तो इनसॉल्युबल रहेंगे तो इसको और इसको हम छान के फिल्टर करके अलग कर लेंगे। तो ये सेपरेट करने का इनका तरीका हो गया है, ठीक है। अभिक्रमों के साथ पुष्टिकरण परीक्षण और प्रत्येक क्रियात्मक समूह के लिए परिस्थिति बताइए। देखो पुष्टिकरण परीक्षण कैसा है,
फिनोलिक समूह की पुष्टि करनी है तो इसमें FeCl3 डाल दो तो वायलेट कलर आएगा, बैंगनी कलर आ जाता है। आपको पता है कि फिनोलिक ग्रुप होता है वो FeCl3 के साथ में वायलेट कर देता है। और यहाँ पे एमिनो ग्रुप लगा, प्राथमिक एमीन समूह लगा हुआ है। और प्राथमिक एमीन समूह के लिए क्या होता है पुष्टिकरण टेस्ट? प्राथमिक एमीन समूह के लिए ऐसा करते हैं, पहले इसकी रिएक्शन उसके साथ करा देते हैं, NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं तो डाइएजो कंपाउंड बनता है। और उस डाइएजो कंपाउंड की अभिक्रिया या तो फिनॉल के साथ में या एनिलीन के साथ करते हैं तो रंजक बनता है, डाई बन जाती है, एक कलरफुल कंपाउंड बनता है। तो ये अमीन का परीक्षण हो गया और ये फिनोलिक कंपाउंड का परीक्षण हो गया, बस दैट्स इट। आगे आओ, नीचे दिए गए यौगिकों को सूची 2 में दिए गए परीक्षणों से सम्मिलित करिए। देखो आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे रखे, इधर भी कुछ कंपाउंड दे रखे, आपको इनको मिलान करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेते ताकि आपको दिख पाए ठीक से। चलो पहले कहा गया एनिलीन। एनिलीन 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 क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, उसको एनिलीन बोलते हैं। तो देखते हैं एनिलीन किसके साथ मैच करता है। पहला कहा गया यौगिक, यौगिक के सोडियम, मतलब पी वाला ऑप्शन है कि यौगिक के सोडियम संगलन निष्कर्ष को FeSO4 के साथ उबालने के उपरांत सांद्र H2SO4 से अम्लीकृत करने पर प्रिशियन ब्लू कलर प्राप्त होता है। क्या आपको पता है जब हम नाइट्रोजन की पहचान करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, आपने पढ़ा होगा मात्रात्मक गुणात्मक विश्लेषण के अंदर, तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और उसको हम उसको सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम निष्कर्ष बनता है, या उसको बोलते हैं लेसाने निष्कर्ष बोलते हैं, या सोडियम संगलन निष्कर्ष बोलते हैं, कई सारे नाम होते हैं उसके। वो जो सोडियम संगलन निष्कर्ष होता है उसकी अभिक्रिया बेटा FeSO4 के साथ और H2SO4 के साथ कराते हैं तो एक चटक नीले रंग का कंपाउंड बनता है, प्रिशियन ब्लू रंग का कंपाउंड बनता है, फेरिफेरोसाइनाइड करके, ठीक है। वो किसका परीक्षण होता है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का परीक्षण होता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये वाला परीक्षण हो जाएगा इसका सही। तो हम बोलेंगे कि जो 1 है 1 के लिए क्या हो जाएगा? P वाला करेक्ट है। फिर ये कह रहा कि यौगिक के सोडियम संलग्न निष्कर्ष के सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के उपचारित करने पर रक्त की भांति लाल रंग, रक्त की भांति लाल मतलब है कि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। एनिलीन में नाइट्रोजन तो है पर सल्फर नहीं है, इसका मतलब ये Q वाला ऑप्शन इसके साथ मिलान नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है कि यौगिक को संतृप्त NaHCO3 से मिलाने पर बुदबुदाहट होती है। NaHCO3 के साथ में बुदबुदाहट कौन देता है? जिसके अंदर एसिडिक ग्रुप होता है। यहां पर कोई भी मुझे एसिडिक ग्रुप नजर नहीं आ रहा है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसके अंदर मान लो तो फिर ये परीक्षण देता, तो यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है नहीं, या कोई भी एसिडिक ग्रुप जैसे सल्फोनिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, या पिक्रिक एसिड होता है, ये सब जो है NaHCO3 के साथ में बुदबुदाहट देते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है तो ये भी मिला नहीं करेगा। यौगिक ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके सफेद अवक्षेप देता है, बिल्कुल सही बात है। अगर तुम इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे तो बेटा ब्रोमीन ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे जाके लग जाएगा, इसकी व्हाइट पीपीटी आती बेटा, यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा, इधर ब्रोमीन लगेगा, इधर ब्रोमीन लगेगा, इसकी व्हाइट पीपीटी आती है, यानी इसके साथ में ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा। तो पी के साथ में Sp हो जाएगा। और देखो यौगिक उदासीन FeCl3 विलयन के साथ उपचारित करने पर बैंगनी रंग देता, नहीं देता बेटा। ये बैंगनी रंग जो देता है FeCl3 के साथ में फिनोलिक कंपाउंड होना चाहिए, यानी बेंजीन की वलय के ऊपर OH होना चाहिए, तभी वो ये वाला परीक्षण देता है, तो ये नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब P और S हो गया इसका। सेकंड का देखते हैं। सेकंड में कहा ओ क्रेसोल, ओ क्रेसोल ये वाला होता है साहब, बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है और उसके साइड में CH3 लगा होता है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन जो बेटा प्रुशियन ब्लू वाला, वो तो नाइट्रोजन के लिए होता है, तो इसमें नाइट्रोजन तो है नहीं, तो ये जो है सेकंड वाला इसके साथ मिलान नहीं करेगा। फिर दूसरा वाला कह रहा है कि इसमें रक्त की भांति लाल, तो रक्त की भांति लाल वो कंपाउंड देता है जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हो, इसमें ना तो सल्फर है और ना ही नाइट्रोजन है, ये भी ऑप्शन हट गया। यौगिक को संतृप्त NaSCO3 के साथ मिलाने पर बुदबुदाहट नहीं होगी बेटा। फिनोलिक कंपाउंड जो है वो NaSCO3 वाली अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं। अगर उनके पास में कौन सा वाला होता है, मान लो उनके पास में 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं, यहाँ पर पिक्रिक एसिड होता है तो ही दिखाते हैं, अदरवाइज कोई फिनॉल जो होता है ये बुदबुदाहट वाला टेस्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। ये भी हट गया। यौगिक ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके सफेद अवक्षेप देता है। सफेद अवक्षेप तभी आएगा जब ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो तीनों जगह पे 3 ब्रोमीन लगे हो, लेकिन यहाँ पे बेटा एक जगह तो ब्लॉक हो रखी पहले से, मिथाइल लगा हुआ, तो ब्रोमीन यहाँ और यहाँ तो आ सकता है बट यहाँ ब्रोमीन नहीं आएगा। तो तीनों जगह पे जब तक ब्रोमीन नहीं आएगा तब तक सफेद अवक्षेप नहीं बनेगा वाला, तो इसका मतलब ये भी इसका नहीं होगा। यौगिक उदासीन FeCl3 के साथ मिलाने पर वायलेट रंग देता है, ये बात सही है। फिनोलिक कंपाउंड है, क्योंकि देखो बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, एक फिनोलिक यौगिक है ये, तो FeCl3 टेस्ट जरूर दे देगा, क्योंकि FeCl3 टेस्ट फिनॉल के लिए ही होता है। तो इसका मतलब सेकंड के लिए केवल और केवल टी सही है। फिर आते थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर क्या हो जाएगा? थर्ड में ऐसा होगा बेटा सिस्टीन,
सिस्टीन एक अमीनो एसिड होता है, ये इसका फॉर्मूला ऐसा होता है यहाँ पर SH CH2 CH NH2 और COOH, ये सिस्टीन का सूत्र होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यौगिक को सोडियम संलयन के साथ गर्म करने पे प्रश्न ब्लू कलर तब आता है जब उसके अंदर नाइट्रोजन हो, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन साथ में सल्फर भी है, और सल्फर नाइट्रोजन दोनों होते हैं तो प्रश्न ब्लू कलर नहीं आता बल्कि रक्त लाल रंग आता है। तो यहाँ पे रक्त लाल रंग आएगा, यानी थर्ड का जो है वो क्यू हो जाएगा एक। तो फिर दूसरा का यौगिक NaHCO3 के साथ में बुदबुदाहट देता है, बिल्कुल देगा। यहाँ पर देखो ये अम्लीय ग्रुप प्रेजेंट है, तो जिसमें भी अम्लीय ग्रुप होता है वो NaHCO3 के साथ में बुदबुदाहट जरूर देता है, तो इसका हो जाएगा R वाला, क्यू के साथ R। यौगिक ब्रोमीन जल के साथ नहीं, ब्रोमीन जल के साथ में जो सफेद अवशेष देता है वो फिनॉल और एनिलीन देता है, ये ना तो फिनॉल है ना ही एनिलीन है, तो ये तो इसका होगा नहीं। और FeCl3 वाला टेस्ट भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि केवल फिनॉलिक कंपाउंड देते हैं, तो इसका केवल Q और R रहेगा। ठीक है, और फोर्थ कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम ऐसा होता है बेटा, यहाँ पे एक CO होता है और इधर NH होता है और 5 इसमें CH2 जुड़े होते हैं, 1 2 3 4, एक और जुड़ा होता है 1 2 3 4 5 CH2 होते हैं और CONH होता है, इसको कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। ये पहले पॉलीमर वाले कंपाउंड में हुआ करता था। देखो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो प्रश्न ब्लू कलर आ जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो सोडियम संलयन जो परीक्षण होता है, ये लेसानी परीक्षण, उसमें प्रश्न ब्लू कलर देता ही देता है। ठीक है, तो पहला तो इसका सही हो ही जाएगा पी वाला। बाकी ये वाला होगा नहीं क्योंकि इस टेस्ट के होने के लिए सल्फर भी होना चाहिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया भी नहीं देगा क्योंकि ये ना तो फिनॉल है ना एनिलीन है, और FeCl3 के साथ में नहीं होगा क्योंकि इसमें फिनॉलिक ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब केवल पी हो जाएगा। तो PSTQRP ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ये अपना लास्ट सवाल है, तो बेटा ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें कुछ नहीं है, आपको 4 रिएक्शन दे रखी है, आपको मिलान करना कि कौन सी रिएक्शन जो है वो कौन से तरह की कैटेगरी, कौन सी रिएक्शन की। यहाँ पे मिसप्रिंट से प्रतिस्थापन हो गया, यहाँ पर योगज होना चाहिए था बेटा, योगज। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक मैं करा देता हूँ इसको, एक ऑप्शन करा देता हूँ मैं। जैसे ये वाली अभिक्रिया बेटा, इस वाली अभिक्रिया में ये उत्पाद बना है, तो आप देख सकते हो कि ये उत्पाद कैसे बना होगा, यहाँ से O और यहाँ से H2 निकला होगा तब ये उत्पाद बना होगा। ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। तो क्या आप जानते हो कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया जो होती है उसमें आपको अगर उसका मैकेनिज्म याद हो तो पहले उसमें अल्फा H निकलता है, कार्बोनाइन बनता है, तो इसका मतलब कि ये जो पहले वाली अभिक्रिया में कार्बोनाइन तो बनेगा ही बनेगा। ए वाला एल्डोल संघनन है तो उसमें कार्बोनाइन मतलब T तो बनेगा ही बनेगा। फिर उसमें जो कार्बोनाइन बनता है वो नाभिक से नहीं अटैक करता है, तो नाभिक से नहीं अटैक करेगा तो नाभिक से नहीं योगज भी हो जाएगा, एस वाला भी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नाभिक से नहीं अटैक करता, और बाद में इसमें देखो एक H2O का मॉलिक्यूल भी निकलता है। एल्डोल संघनन का जो अंतिम उत्पाद होता है उसमें वाटर का मॉलिक्यूल भी निकलता है, तो उसमें निर्जलीकरण भी होता है, तो इसका हो जाएगा RST, है ना। ए के लिए क्या हो जाएगा, R भी होगा, S भी होगा, T भी होगा, क्योंकि ए वाली अभिक्रिया के अंदर निर्जलीकरण भी होता है, उसमें नाभिक की योगज वाला अभिक्रिया भी होती है और उसके अंदर कार्बोनाइन का निर्माण भी होता है, तो ये हो गया। अब बाकी आपको ए के लिए RST हो गया, तो इस तरह से बी के लिए क्या होगा, सी के लिए क्या होगा और डी के लिए क्या होगा, ये आपके लिए बेटा होमवर्क है। ठीक है, चलो भाई कहानी खत्म करते हैं। एडवांस के सवाल जो है ये इस टॉपिक में इतने ही थे, हमने सारे सवाल करवा दिए स्टार्टिंग से लगाकर आज तक के। ठीक है, चलो भाई धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अब हमारा लास्ट एक लेक्चर बचा है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, थैंक यू।